नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस विशेष श्रृंखला आपदा का सामना में। क्या आपको पता है कि साल 2020 में भारत की इस धरती पर कितनी बार भूकंप आए, कितनी बार यह हिली थी? साल 2020 में कई बार देशों के लोगों ने भूकंप के छोटे बड़े कई झटके महसूस किए। कई बार घर, फ्लैट और दफ्तरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचे। और आंकड़ा यह भी बताता है कि साल 2020 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक भारत की धरती पर 965 बार हिली, यानी भूकंप छोटे या बड़े आए, यानी हर दिन करीब 3 बार। इन 965 भूकंप के झटकों में से 13 झटके तो दिल्ली एनसीआर में ही महसूस किए गए थे। ये सभी 965 झटके 3 तीव्रता या उससे ऊपर के थे। आज आपदा का सामना में हम बात करेंगे भूकंप से सुरक्षा और क्या तैयारियां हो सकती हैं। तो जरा इस भूकंप के पूरे मसले को हम समझने की कोशिश करते हैं कुछ तथ्यों और आंकड़ों के जरिए। तो भारतीय उपमहाद्वीप सबसे अधिक भूकंप प्रवण वाले स्थानों में से है, क्षेत्रों में से है जहां आशंका है भूकंप आने की। कई गंभीर भूकंपों का भारत ने सामना किया है और आप देखें आंकड़ों के लिहाज से 59% से अधिक भूभाग जो भारत का है वहां भूकंप संवेदनशीलता के दायरे में आता है। और नुकसान रोकने की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं। मसलन हमने देखा भूकंप प्रबंधन पर दिशा निर्देश आए। इसके अलावा रेट्रोफिटिंग से जुड़ी जून 2014 में इस पे दिशा निर्देश आए। इसके अलावा नवंबर 2018 में किस तरह से जो राजमिस्त्री हैं उनका कैसे प्रशिक्षण हो, मकान मालिकों के लिए दिशा निर्देश 2019 सितंबर में आए। सितंबर 2021 में भवन भूकंप सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश आए। इसके अलावा सुरक्षा आकलन के लिए रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग जैसी कोशिशें लगातार चल रही हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में लगातार जागरूकता अभियान इससे जुड़ी उसको भी जारी है वो। इसके अलावा भूकंप सुरक्षित निर्माण के लिए हर साल अलग अलग स्तरों पे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें कि किन किन बड़े भूकंपों का भारत ने सामना किया है तो 1934 का भूकंप सबको याद आता है। बिहार में जो आया था 30,000 से ज्यादा लोग इसमें हताहत हुए थे, मारे गए थे। इसके अलावा और बड़े भूकंपों की बात करें तो गुजरात के जो भुज में 2001 में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, उसकी याद बार बार आती है जहां 20,000 से ज्यादा लोग हताहत हुए थे, मारे गए थे। महाराष्ट्र लातूर का भूकंप भी बार बार याद आता 1993 का, जब 20,000 से ज्यादा लोग यहां पे हताहत हुए थे, मारे गए थे। असम का एक भूकंप याद आता है बार बार जो 1950 का है, जहां 1,500 से ज्यादा लोग मारे गए थे। उत्तर काशी का 1991 का भूकंप बार बार उसे याद किया जाता है, जहां पे 1,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये बड़ी बड़ी घटनाएं जो भारत ने झेली हैं। अगर मुख्य मुद्दों की बात करें तो खासकर भूकंप पूर्व चेतावनी तंत्र की क्या भूमिका है, इसको लेकर बार बार तैयारियां चलती हैं। किन इलाकों के ज्यादा लोगों को वहां सचेत रहना चाहिए, कैसे बेहतर संचार और अलग अलग एजेंसियों के बीच में तालमेल बिठाया जाए, भूकंप का लोगों और पर्यावरण पर क्या असर होता है, ये एक प्रमुख मुद्दे के तौर पे हमारे सामने आते रहते हैं। भूकंप के बाद किस तरह के खतरे हो सकते हैं, मुकाबला कैसे किया जाए, बार बार भूकंप के हल्के झटके आने का मतलब क्या होता है। तो ये सारे मुद्दे हैं जो बार बार चर्चा में आते रहे हैं। और इन्हीं गंभीर मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ कमल किशोर जी हैं जो सदस्य सचिव हैं एनडीए में, यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। हमारे साथ प्रोफेसर रवि सिन्हा जी हैं, आईआईटी मुंबई से जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ डॉक्टर CVR मूर्ति साहब हैं, IIT मद्रास से। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का। और सबसे पहले कमल किशोर जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस वक्त जो हमारी स्थिति है, बड़े बड़े भूकंप हमने देखे हैं, किस तरह से इन घटनाओं से हमने सीखा है और तैयारियां की हैं इस वक्त तक? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश का करीब 60% क्षेत्रफल जो है
वो मध्यम से तीव्र भूकंप से प्रभावित होने की संभावना रखता है। लेकिन उस 60% इलाके में देश के 75% लोग रहते हैं। तो भूकंप से सुरक्षित रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी जीविकाओं को बचाने के लिए, अपने समाज की समृद्धि को बरकरार रखने के लिए और सुदृढ़ करने के लिए। और जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि हमारे देश में आदिकाल से भूकंप आते रहे हैं अलग अलग तीव्रता के, जिससे जान और माल की हानि होती रही है। इससे सबक हमें जो मिलता है, मेरे हिसाब से 3 चीजें जो हैं हमें इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि यह बात एकदम निश्चित है कि नुकसान भूकंप से नहीं होता है। नुकसान होता है जब भूकंप से कमजोर बने हुए भवन वो ध्वस्त होते हैं और उसकी वजह से लोगों को चोट लगती है, लोगों की मृत्यु होती है। उसकी वजह से जब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है तो उसमें जो व्यवधान पड़ता है उसकी वजह से उसके लोगों के आवागमन में उससे होता है। तो भूकंप के ऊपर ये बात जरूर समझ लेनी चाहिए, जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है, इट्स नॉट अर्थक्वेक्स दैट किल पीपल, इट्स द बिल्डिंग्स दैट किल पीपल। और हमारे पास हर तरह की तकनीक, हर तरह की समझ उपलब्ध है, उसको बस क्रियान्वित करने की जरूरत है। और दूसरा जो हमें पाठ मिलता है पिछले भूकंपों से, ये कि छोटे छोटे प्रिपेयर्डनेस मेजर्स भी, ठीक है आपके पास कमजोर भवन है, उसको सुदृढ़ करने में समय लगेगा, लेकिन छोटे छोटे प्रिपेयर्डनेस मेजर्स कि अगर भूकंप का झटका महसूस हो तो हम कैसे मेज के नीचे जाएं, हम ड्रॉप कवर एंड होल्ड कहते हैं कि आप मेज के नीचे जाएं, ड्रॉप हो, अपने आप को कवर करें, मेज को होल्ड करें और ऊपर से कोई जो चीजें टूट के गिरती हैं वो आपको ना लगे। ऐसे ही प्रिपेयर्डनेस मेजर, अगर आपने अपनी बालकोनी में गमले लगा रखे हैं तो उन्हें हटाइए, आप भूकंप की प्रबलता वाले इलाके में रहते हैं तो। अलमारियां हैं, क्या अलमारियां स्टेबल हैं या लुढ़क जाएंगी? तो छोटे छोटे प्रिपेयर्डनेस मेजर से भी जान माल का नुकसान कम किया जा सकता है, हालांकि ये काफी नहीं है। और तीसरा ये कि जहां जहां भी हमने अच्छी समझ से रेट्रोफिटिंग करने की कोशिश की है, मतलब पुराने जो कमजोर बने हुए भवन है उनको सुदृढ़ करने की कोशिश की है, उसकी वजह से भी हम नुकसान को कम कर सकते हैं। तो एक तो मकान प्रबल होना चाहिए, दूसरी हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, तीसरी जहां संभव हो सके हमें अपने बने हुए मकानों को, भवनों को सुदृढ़ करना चाहिए। बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही कि भूकंप लोगों की जानें नहीं लेता, बल्कि बिल्डिंगें और इस तरह के जो संरचना है वो जान लेती है। तो अगर इस मूल बात को हम समझ ले तो बेहद हद तक सावधानी बरती जा सकती है। प्रोफेसर सिन्हा, हमें यह समझाएं कि ये कहा जाता है कि भारतीय जो मुख्य भूभाग है वो एक ऐसी टेक्टोनिक प्लेट पे है जो लगातार हरकत में है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम ये समझे कि आने वाले वक्त में भी हमें इसी तरह के भूकंप झेलने पड़ेंगे। एक आंकड़ा जैसे हमने कार्यक्रम के शुरू में देखा कि साल 2020 में 900 से ज्यादा छोटे बड़े भूकंप हमने झेले। शुक्रिया मुझे ये मौका देने का। यदि हम पूरे अर्थ को देखें, भूगोल को देखें, तो जो अर्थ की धरती है वो कई बड़े बड़े प्लेट्स या टुकड़ों में बटा हुआ है और वो टुकड़े एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और जो बाउंड्रीज होते हैं उस पर लड़ने के चलते भूकंप आती है। और भारत खुद में एक प्लेट है जो कि एशिया के प्लेट से टकराया हुआ है और लड़ रहा है वहां पे। इसीलिए जो प्लेट की बाउंड्री है जहां की हिमालय फॉर्म किए हैं वहां पे बड़े बड़े भूकंप आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिमालय में ही बड़े भूकंप आएंगे, हिमालय से दूर भी बड़े भूकंप आएंगे, लेकिन उनकी संख्या कम रहेगी। तो इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि भारत में भूकंप हम या तो चिंता नहीं करें या कुछ ही भाग में चिंता करें। हमें भूकंप के लिए हर भारत के भाग में चिंता करना है और उसके लिए उसी हिसाब से अपना प्रिपरेशन रखना है। डॉक्टर मूर्ति, हमें अब ये समझाएं कि स्थितियां तो ऐसी हैं, हम देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, तो क्या हम अपने इस वक्त जो सारे बिल्डिंग्स हैं वो कितने अर्थक्वेक के लिए तैयार हैं, किस तरह से असेस किया जाए सेफ्टी के पर्सपेक्टिव में?
क्या हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं? असेस किया जा सकता है और बिल्कुल उसे सेफ बनाया जा सकता है बिल्डिंग्स को? जी, आज की तारीख में देश में ये क्षमता है, लेकिन कम लोगों में है। भूकंप के प्रति हमारी जो निर्माण है, उसकी जो उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको एसेस करने के लिए हमारे पास ट्रेन पर्सन्स की जरूरत है, और ट्रेनिंग एक खास अभियान होगा, उसमें हमें बहुत कुछ काम करना है। लेकिन एक एक निर्माण के लिए, अगर हम एक एक बिल्डिंग के लिए हम देख रहे हैं, तो हमें एक ग्रुप बनाना होगा 3 आदमी का। उसमें पहला आदमी होगा सिविल इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में रुचि रखता है। दूसरा है सिविल इंजीनियर जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जो जमीन के बारे में रुचि रखता है। और तीसरा है एक आर्किटेक्ट। ये तीनों मिलके प्रत्येक बिल्डिंग का पूरा ब्यौरा करके बता सकते हैं कि इसमें क्या कमियां हैं। और ये जो असेसमेंट है, ये 4 स्तर पे होता है। पहला कि बिल्डिंग के अंदर ना जाएं, आप बाहर से ही देख के कुछ एक अंदाज बता सकते हैं, क्योंकि पुराने जो भूकंप हुए हैं, पिछले जो भूकंप हुए हैं, उसमें जो नुकसान हुआ है, उसके आधार पे हम कुछ ऐसे मोटी मोटी बातें समझ गए हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ शक लग रहा है कि भाई ये ठीक से नहीं है अभी। दूसरा है कि बिल्डिंग के अंदर जाएं, बिल्डिंग का पूरा जांच करें, और उसमें जो कमियां हैं वो निकाल सकते हैं और उसको सुधार भी सकते हैं। तीसरा, अब तक हमने जो भी किया है आंखों देखी बात है और सोच से जुड़ा हुआ। अभी तीसरे स्तर पे हम जाएंगे तो हमें आंकड़ों पे जाना होगा, नंबर्स की कैलकुलेशन करनी होगी, और वो उसमें भी 2 स्तर हैं, एक सरल है और एक पूरा विस्तार से है। तो लेवल 3 पे हम एक सरल गणित करेंगे, और लेवल 4 पे बहुत विस्तार से जो इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको लगा के हम उसकी जांच करेंगे। तो कहने की बात यह है कि आज की तारीख में हम ये कर सकते हैं, लेकिन अभी इतने लोग नहीं हैं जो अगर कोई भूकंप आ गए किसी राज्य में, तो हम ऐसे लोगों को तैनात कर दें तुरंत, जो अभी के अभी पूरा असेसमेंट कर दें। बिल्कुल, ये हमें पहले से तैयार करने की जरूरत हो। तो कैपेसिटी बिल्डिंग की बात है। जी बिल्कुल, कमल किशोर जी, निश्चित तौर पर हमने अपने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया कि एनडीएमए ने किस किस तरह की गाइडलाइंस सामने रखी है, अलग अलग स्तरों पे लेके। क्या कोई ऐसा एनडीएमए का आकलन है जो ये बता सके कि इन गाइडलाइंस का, दिशा निर्देशों का किस तरह से नीचे तक जो उसको लागू कर रहे हैं वहां तक ये पहुंचा है और बदलाव हो रहे हैं? देखिए, इसका जो जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन है, इसमें इस कितने असरदार तरीके से हुआ है, इसमें हमारे सामने जो हम देखते हैं वो मिलीजुली तस्वीर है। कुछ राज्यों में, कुछ इलाकों में जैसे बोलते हैं बिल्डिंग क्लिनिक्स खोले गए हैं, जहां पे लोग आके सलाह ले सकते हैं कि जो साधारण भवन बनाए जाते हैं उसमें क्या क्या चीजें करें जिससे कि उसको भूकंप से सुरक्षित किया जा सके। बहुत सारे राज्यों में जो राजमिस्त्री हैं उनकी ट्रेनिंग की गई है, इंजीनियर्स की, जूनियर इंजीनियर्स की ट्रेनिंग की गई है। लेकिन यह कहना ठीक नहीं होगा कि जो किया गया है क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर वो पर्याप्त है। इसको कहीं ज्यादा करने की जरूरत है, और इसके लिए मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि इसको हमें जन आंदोलन की तरह लेने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री कहते रहे हैं कि इन सब चीजों में हमें भागीदारी चाहिए, जनता की भागीदारी चाहिए। इसे कहते हैं कि, जिसे कहते हैं कि एक सोशल डिमांड होनी चाहिए। एक व्यक्ति जब एक अपार्टमेंट खरीदने जाता है, एक भवन खरीदने जाता है, तो आप वहां जाकर के देखते हैं कि बाथरूम कैसे बने हैं, उसमें कैसे फिक्सचर्स लगाए गए हैं, रसोई कैसी बनी है, और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर कैसे हैं। क्या अगर आप भूकंप की संभावना वाले इलाके में रहते हैं तो आपने कभी बिल्डर से, इंजीनियर से, आर्किटेक्ट से पूछा कि इसमें भूकंप से बचने के लिए क्या क्या प्रावधान लागू किए गए हैं, इसकी संरचना कैसे की गई है? तो एक सोशल डिमांड की भी जरूरत है। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण तकनीक है, ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं, लेकिन समाज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव भी होना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण है। फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम बताएं कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है,
जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। और अधिक जानकारी के लिए आप जानकारी या फिर आवेदन करना चाहें तो awards.gov.in पर या फिर indiame.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, आवेदन भी कर सकते हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक होगी। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of application shall be 31st August 2022. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आपदा का सामना में आज हम बात कर रहे हैं भूकंप की, किस तरह से बचाव किया जा सकता है और किस तरह से इसके लिए हम अभी से तैयारी कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं। प्रोफेसर सिन्हा, एक बड़ी बात जो भूकंप की तैयारियों से जुड़ी है वो है उसकी भविष्यवाणी। तकनीक हमें इस बात की इजाजत अब दे रहा है कि हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। ये कितनी सटीक हो रही है और कैसे इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं जानो माल के नुकसान को कम करने के लिए? यदि हम भविष्यवाणी की बात करें तो इसमें 3 पहलू होते हैं। पहला पहलू तो यह है कि किस जगह पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है जिसकी ये तैयारी करें। तो इसकी भविष्यवाणी करने की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और पूरे दुनिया भर में, भारत में भी हमें यह पता है कि किस जगह पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है जिससे कि बचाव करने की जरूरत है। दूसरा पहलू है कि भूकंप क्या कल आएगा या एक हफ्ते बाद आएगा या 1 साल बाद आएगा। ये प्रिडिक्ट करने का अभी भी पर्याप्त उपाय नहीं है। इनफैक्ट ये प्रिडिक्ट करने की अभी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। और तीसरा है इसके बीच में कि यदि भूकंप शुरू हो जाता है तो वो छोटा भूकंप भी हो सकता है, बड़ा भूकंप भी हो सकता है। तो क्या भूकंप जब शुरू होने लगता है, जब धरती कांपने लगती है, उस समय हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह बड़ा भूकंप है ताकि उसकी तैयारी कर सकें? जो कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट्स का वार्निंग मिल जाता है। तो ये जो थर्ड है इसको अर्ली वार्निंग सिस्टम कहते हैं। इसकी भी अच्छी तैयारी चल रही है और इसके तरह तरह के यूजर्स हो रहे हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ये जानना कि भारत देश में किस जगह पे कितना बड़ा भूकंप आ सकता है और उसकी पूरी जानकारी है। और इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स होते हैं, IS कोड्स, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा इशूड, उसमें दिया हुआ है ये जानकारी। और इसके हिसाब से बिल्डिंग्स को कितना मजबूत बनाना है, ब्रिज को कितना मजबूत बनाना है, इसकी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो कम से कम जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बचाव के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो प्रिडिक्शन अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर मूर्ति, एक बड़ा मुद्दा जो अभी कमल किशोर जी ने भी कहा, रेट्रोफिट के लिए भी तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये रेट्रोफिट जो अगर हम किसी बिल्डिंग, किसी स्ट्रक्चर का करें तो किस हद तक ये सुरक्षित हो जाता है
क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, तो रेट्रोफिट का मतलब ये हुआ कि निर्माण हो चुके हैं और उसको हमें उसकी मरम्मत करनी है हमें। रेट्रोफिट में मोटी मोटी बात यह है कि आप चाहते क्या हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये भूकंप में गिर ना जाएं, तो ये पहले एक स्तर की रेट्रोफिट होती है। अगर आप चाहते हैं भूकंप में क्षति ना हो इसकी, तो दूसरा स्तर का अनिवार्य है कि भाई दूसरे स्तर पे थोड़ा और काम करने की जरूरत है और ये गहरा अध्ययन के बाद ही ये हो पाएगा। लेकिन जो पहला स्तर वाली बात है कि ये भूकंप में कोई भी निर्माण गिरे ना, इसके लिए आज के तारीख में हमारे पास पर्याप्त ज्ञान है और इसकी अमल करने के भी हमारे पास तरीके हैं। अब रही बात रेट्रोफिट में जो हमारी मुख्य जो कदम होते हैं इसमें, अक्सर हम पाए हैं कि आमतौर में जनता का जो सोच है वो रिपेयर की ओर जा रही है और रेट्रोफिट को कम समझ रहे हैं। अगर बाहरी ढांचे को हम बदल दें थोड़ा, तो ये रेट्रोफिट होता नहीं है। पेंटिंग करवाना, कहीं दरारें हैं तो उनको भरवाना, ये सब रेट्रोफिट माना नहीं जाता है। बुनियादी तौर से अगर उस निर्माण की हम उसकी जो मजबूती है और उसकी जो लचीलापन है इसमें सुधार लाएं, तभी हम कह सकते हैं कि हमने रेट्रोफिट की है। तो हमें थोड़ा चौकन रहना पड़ेगा कि जब भी हम रेट्रोफिट का बात उठाते हैं और जब किसी से करवाते हैं, तो मात्र ये ना हो कि देख ऊपरी परख में ही ये काम हो, लेकिन अंदरूनी तौर से इसकी मजबूती और लचीलापन दोनों पे दबाव हो और दोनों में सुधार लाया जाए। बिल्कुल, तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको सुरक्षित बना सकते हैं। फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक पे जाने से पहले एक बार हम फिर से आपको याद दिलाएं कि आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की है, जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों दोनों के लिए एक वार्षिक पुरस्कार है। ज्यादा जानकारी या आवेदन करने के लिए आप awards.gov.in पर या फिर ndma.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, instituted by Government of India to honor selfless service in disaster management. Many organizations and individuals are working silently in areas of disaster management like prevention, mitigation, preparedness, rescue, response, relief, rehabilitation, research, innovations or early warning. Government of India has instituted an annual award. There will be up to 3 awards. Both institutions and individuals are eligible for these awards. If the award winner is an institution, it shall receive a certificate and a cash prize of rupees 51 lakhs. If the award winner is an individual, the winner shall receive a certificate and a cash prize of rupees 5 lakhs. To know more or to apply, visit awards.gov.in or ndma.gov.in today. The last date for filing of application shall be 31st August 2022. सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित आपदा प्रबंधन में निस्वार्थ सेवा को सम्मानित करने के लिए कई संगठन और व्यक्ति आपदा प्रबंधन के क्षेत्रों में लगातार काम करते आ रहे हैं, जैसे आपदा की रोकथाम, शमन, तैयारी, प्रतिक्रिया और बचाव, राहत, पुनर्वास, अनुसंधान, नवाचार या प्रारंभिक चेतावनी। भारत सरकार ने एक वार्षिक पुरस्कार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। संस्थान और व्यक्ति दोनों ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। यदि पुरस्कार विजेता एक संस्थान है तो उसे प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। यदि पुरस्कार विजेता व्यक्ति है तो विजेता को प्रमाण पत्र और 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए या आवेदन करने के लिए awards.gov.in और ndma.gov.in पर आज ही जाएं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 तक होगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आज आपदा का सामना में भूकंप से किस तरह से बेहतर बचाव किया जा सकता है, किस तरह से तैयारी रखनी होगी, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, विशेषज्ञ। कमल किशोर जी, आगे की बात करें तो अब किस तरह से इंडिया में देख रहा है आने वाली भावी योजनाओं की बात कर ले, तैयारियों और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात कर ले तो देखिए, जहां तक भूकंप से बचाव का सवाल है, एनडीएमए का काम कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी रहा है, पब्लिक अवेयरनेस पे भी रहा है और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग पे भी रहा है कि स्थानीय स्तर पे हम कैसे राज्यों के साथ मिलकर काम करें
कि जो हमारे बिल्डिंग कोड्स हैं, जो बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनका सही तरीके से पालन किया जाए जब भवनों का निर्माण हो। अब ये जो काम हमने किया है, इसको हम अब एक नए स्केल पे ले जाना चाहते हैं, खास करके उन राज्यों में जिन राज्यों में भूकंप की संभावना जो है मध्यम से प्रबल है, और सबके साथ मिलकर के इन चीजों को एक अलग ही स्केल पर ले जाने का प्रयास है। और इसका जो मेन जो वो होगा कि एक तरफ हमारे टेक्निकल रिसोर्स सेंटर्स बने जो भूकंप के अलग अलग जो पहलू हैं उन पे काम करते हैं। जैसे प्रोफेसर मूर्ति ने थोड़ी देर पहले बताया कि भूकंप से घरों को, भवनों को बचाने के लिए आपको आर्किटेक्ट की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, और उन लोगों की जरूरत है जो धरती के नीचे क्या हो रहा है इसको समझते हैं, जिसको साइज्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ जो टेक्निकल कैपेसिटी है, हम उसको कैसे और सुदृढ़ करें, और जो अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं उनको कैसे साथ ला करके राज्यों की जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक नए स्केल पे ले जाएं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि हमें कैपेसिटी जो है, अगर आपने प्रधानमंत्री जी के 10 सूत्री कार्यक्रम जो है उनका आपदा प्रबंधन के संबंध में, उस पे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है बिल्डिंग लोकल कैपेसिटी। और वो लोकल कैपेसिटी जब तक नहीं होगी तब तक हम राष्ट्रीय स्तर पे कितना भी काम करें वो काफी नहीं रहेगा जी। तो कैसे हम हर म्युनिसिपैलिटी के स्तर पे, हर शहर में, हर कस्बे में ऐसी कैपेसिटी उपलब्ध कराएं जहां एक तरफ तो म्युनिसिपैलिटी कंप्लायंस करवा सके कि हम यहाँ पे बिल्डिंग बायलॉज को सही तरीके से लागू करें, दूसरी तरफ लोग जो घर बना रहे हैं उनको सारी टेक्निकल कैपेसिटी आसानी से उपलब्ध हो सके, ताकि उसको वो अपने भवन निर्माण में क्रियान्वित कर बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर तकनीक भी उपलब्ध है और तमाम तरह के दिशा निर्देश और तमाम चीजें हमारे सामने उपलब्ध हैं। जरूरत है इसको लागू करने की, न सिर्फ सरकार की एजेंसियां बल्कि हम और आप जैसे लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें कि जो तमाम दिशा निर्देश भूकंप से लड़ने की हैं वो जमीन पर उतरे, लागू हों, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए ही है। आपदा का सामना में आज फिलहाल इतना ही।